वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स में। एस्पिरेंट्स शेयर योर नॉलेज। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। इससे पहले हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। इससे पहले हमने आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालय बताया था, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। उसके बाद हिमालयन रेंजेस, फिर नदर्न प्लेन, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, थार, पेनिनसुलर प्लेट्यू, और उसके बाद आज जो बचता है, ये जो 5वें नंबर पे आता है, वो आता है आपका क्या, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। इसके बाद केवल एक चीज बच जाएगी जो होगा आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब आपको कहना चाहूँगा एक बार फिर से कि अगर आप ये सोचेंगे कि ये टॉपिक 10 या 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा तो प्लीज़ ये वीडियो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक कम से कम 35-40 अराउंड 45 मिनट्स लेगा। और इतना मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि ये टॉपिक देखने के बाद आपका कोई भी डाउट कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया पे नहीं रहेगा। चाहे आप 4th क्लास में हो CBSE की, आप चाहे 9th क्लास में हो, या फिर आप UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी होगा इस 45 मिनट्स में सब कवर कर देंगे और आपके डाउटों को सारा ख़त्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब सबसे पहली बात, कोस्टल प्लेन्स होते क्या हैं। कोस्ट का मतलब क्या होता है? कोस्ट का मतलब ये अगर हमारा इंडिया का नीचे का पार्ट है, सदर्न पार्ट है, तो अब आपने देखा होगा इंडिया के इस साइड भी सी है, इधर भी सी है और इधर भी सी है, 3 साइड सी है। तो सी के साथ जो भी ये बॉर्डर टच कर रहा है, जहां से भी टच कर रहा है, वो हमारा कोस्ट है। ठीक है। अब कोस्टल प्लेन्स का मतलब क्या होता है, इसको भी हल्के से समझ लीजिए कि जब हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा था तो इस साइड और इस साइड पे, यहां पर हमारे ईस्टर्न घाट थे और यहां पर हमारे वेस्टर्न घाट थे। तो ये जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच का ये वाला जो एरिया है, दोनों साइड में, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वो वेस्ट हो, ये क्या कहलाता है? आपका कोस्टल प्लेन्स। ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, अराउंड 70 to 90 किलोमीटर्स की इसकी विड्थ है। इस एरिया में फैला हुआ है, पर बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, अच्छा है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बाद पड़ता है, और बहुत ही कई इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं। इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा किया हुआ है, अलग अलग जगह इसको अलग अलग हिसाब से बोला जाता है, कहा जाता है, सुना जाता है। तो अब आ जाते हैं हम शुरुआत में इसके इंट्रोडक्शन पे। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन किसे कहेंगे हम इंडिया की? ये पूरा पार्ट, जितना भी ये पूरा हमारा पार्ट है, दिस इज द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। ये अराउंड 7500 किलोमीटर है, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज 7516.6 किलोमीटर्स की। पर हमने इसमें किस चीज को इंक्लूड कर दिया है? इसमें हमने इंक्लूड किया है यहां पर जो मेरा अंडमान निकोबार है और यहां पर जो मेरा लक्षद्वीप है, इसकी कोस्ट लाइन को भी हमने ऐड कर दिया है। अगर हम इसमें से अराउंड 1200 किलोमीटर की कोस्ट लाइन, जो किसकी बनती है, आपकी अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप की, हटा दें, तो लगभग मेरे हिसाब से ये अराउंड 6300 किलोमीटर्स का ये स्ट्रेच है जो हमको आज पढ़ना है। ये वाला स्ट्रेच जो है अराउंड 6300 किलोमीटर्स का है जो हमको आज पढ़ना है। अब टोटल मिला के ये जो इंडिया का कोस्ट है या तटीय मैदान है, ये कितने स्टेट्स को टच करता है? ये टच करता है टोटल मिला के 13 स्टेट्स या फिर एंड यूनियन टेरिटरीज को। जब मैंने आपको इंडिया का मैप पढ़ाया था तो इसमें आपको बताया था कि ये जो इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, इधर 5 स्टेट हैं और इस साइड में 4 स्टेट हैं, और इसके अलावा 4 जो हैं यूनियन टेरिटरीज हैं जो इसी में ही पड़ती हैं। कहाँ पे पड़ती हैं मैं आपको बता देता हूँ, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे
यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये 4। तो टोटल मिला के अगर हम देखें तो 13 ऐसे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर ये हमारी कोस्ट लाइन जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा इसको। अब अगली जो चीज आती है वो क्या आती है कि अगर आप हमारी कोस्ट लाइन को देखो, वो बहुत ही रेगुलर कोस्ट लाइन है। बिल्कुल देखिए, ये सीधे आ रही है बिल्कुल। जबकि अगर आप यूरोप की कोस्ट लाइन देखें तो यूरोप में कहीं पे अंदर घुसी हुई है, कहीं पे बाहर निकली हुई है, कहीं अंदर घुसी हुई है, बाहर निकली हुई है। इस टाइप की यूरोप की कुछ कोस्ट लाइन है। ये मैंने कुछ ज़्यादा एग्जेजरेट कर दिया है, पर इस टाइप की है। अब होता क्या है, ये जो जगह होती हैं बीच वाली, ये किसी भी कंट्री के लिए एक नेचुरल हार्बर का काम करती है। हार्बर मतलब आप कहेंगे पोर्ट कह सकते हो आप इसे, क्योंकि यहां पर ज्यादा तूफान उफान का, स्टॉर्म्स का या फिर साइक्लोन्स का, इन सब का खतरा थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए किस चीज का काम करती है, आपकी नेचुरल हार्बर्स का काम करती है। पर अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में अगर कुछ ऐसा है तो कहां पर है, केवल हल्का सा यहां पर है और थोड़ा बहुत इन 2 जगहों पे है जहां पर ये घिरा हुआ है। तो इंडिया के पास नेचुरल हार्बर बहुत कम है। इंडिया ने अपने जितने भी हार्बर्स हैं दैट इज आर्टिफिशियली मेड, हमने बनाए हैं। आप चाहे उसे बॉम्बे पकड़ लो, कोचीन पकड़ लो, मैड्रास पकड़ लो, कैलकाटा पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो। मैड्रास, कैलकाटा, बॉम्बे, ये तो अंग्रेजों के टाइम के हैं, अंग्रेजों ने इनका निर्माण किया था। हाँ, कोचीन जहां तक है वो पहले से चला आ रहा है। तो हमारी कोस्ट लाइन जो है बहुत ही रेगुलर है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये एक गलत चीज है। पर हाँ, हमने अब अपने आप को डेवलप कर दिया है। होता क्या है, भगवान जो देता है उसके साथ संतोष करना चाहिए और उसको डेवलप करना चाहिए। अपने आप को डेवलप करते रहेंगे, चीजें आगे बढ़ती रहेगी। कहानी आती है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो इतनी रेगुलर क्यों है। तो हुआ क्या था, अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ इंडिया वीडियो देखा है तो वहां मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है ये चीज को, कि जब हमारा गोंडवाना का ब्रेक हुआ, गोंडवाना के ब्रेकेज के साथ क्या हुआ, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो मूव की यूरेशियन प्लेट की ओर, और उसने हिट किसको किया, यूरेशियन प्लेट को हिट किया, जिससे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय ऐसे ही हुआ। तो ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, इट इज द बेसिक रीजन ऑफ आवर रेगुलर कोस्ट लाइन। और ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि ये 1 या 2 दिन में ही हो गया है। ये क्या था, क्रिटेरियस जो या फिर अर्ली टर्शियरी पीरियड था उससे शुरू हुआ था और बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स इस चीज में लग गए थे। अब ध्यान देना, जैसे ही इंडिया की कोस्ट लाइन है बिल्कुल रेगुलर टाइप की, वैसे ही कुछ कोस्ट लाइन आपको अफ्रीका की भी देखने को मिलेगी। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। या फिर आप जाएंगे साउथ अमेरिका में तो वहां पर भी आपको क्या दिखाई देगा कि उनकी भी जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलर कोस्ट लाइन है, क्योंकि जो हमारा ये साउथ अमेरिका है दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अब जो हमारे ये 2 कोस्ट हैं, बेसिकली ये वाली साइड और ये वाली साइड, अब इसमें यह बताने की जरूरत तो आपको शायद मेरे को लगता है नहीं होगी कि कौन सी ईस्टर्न है कौन सी वेस्टर्न है। नहीं है तो ये लो भाई जी, ईस्ट और वेस्ट, ये लाइन खींच दो, इधर सारा ईस्ट और इधर सारा वेस्ट। तो ये जो मेरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये किसको टच करता है, ये टच करता है इस बे ऑफ बंगाल को। और जो मेरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये किसको टच करेगा, ये करेगा मेरा अरेबियन सी को टच करेगा। तो यहां तक तो था आपका बेसिक। तो मेरे को लगता है कि बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा कि कोस्टल प्लेन्स क्या थे, कहां थे, कैसे थे, क्या क्या होते हैं। अब कोस्टल प्लेन्स का मीनिंग क्या होता है, कोस्टल प्लेन का मीनिंग क्या होता है कि ये मेरा इंडिया का नीचे का पार्ट है।
ठीक है जी। और ये मेरे कौन से घाट हैं? ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। तो इसके बीच का ये एरिया, ये है मेरा कोस्टल प्लेन। ये वाला है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये वाला है मेरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, या फिर ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत का पूर्वी तटीय मैदान या भारत का पश्चिमी तटीय मैदान, हिंदी में जो जानना चाहें उनके लिए। अब सबसे पहले कवर करते हैं हम ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के पूर्वी तटीय मैदान को। पहला और बेसिक क्वेश्चन, कहाँ पे शुरू होता है, कहाँ पर खत्म होता है? तो यहाँ कहीं पे शुरू होता है, इस जगह पे। खत्म कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। यहाँ पर क्या था आपका? डेल्टा ऑफ गंगा। और यहाँ पर क्या पड़ता है आपका? कन्याकुमारी। तो हमारा जो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, वो शुरू होता है गंगा डेल्टा से आपकी कन्याकुमारी तक। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल है। अब इसकी एक स्पेशलिटी है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की, कि बहुत सारी रिवर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मैं कवर कर चुका हूं, अगर देखना चाहें तो देख लेना। ये सब रिवर्स जो भी इधर आती हैं और किस में गिरती हैं? आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ये रिवर्स यहां पर बड़े अच्छे अच्छे डेल्टास का फॉर्मेशन करती जाती हैं। तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे डेल्टा हैं, जैसे कृष्णा रिवर का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, गोदावरी, कावेरी, इन सबके डेल्टास कहां पे हैं? वो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में है। अब जो रिवर कृष्णा है, इसके डेल्टा को ग्रैंडरी ऑफ GRANARY, ग्रैंडरी ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। मतलब जो साउथ इंडिया को जो आप कह सकते हो खाना मिल रहा है, उसको मेजर जो है वो इसी डेल्टा प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत ही उपजाऊ लैंड है, इसलिए इसको ग्रैंडरी ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। किसको? रिवर कृष्णा को कहते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो अभी आपको आ जाएंगी पिक्चर में, आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहली है एक चिलिका लेक। ये कहाँ पे हुआ है? पड़ती है आपकी यहाँ पे। अगर आपकी महानदी आती है तो महानदी के जस्ट बाद क्या पड़ती है? आपकी चिलिका लेक पड़ती है। फिर एक है क्या? पुलिकट लेक। पुलिकट लेक क्या कहाँ पे है? ये नीचे पड़ती है आपकी। अभी जब आएगा डायग्राम में आपको मैं दिखाता जाऊंगा। और ये पुलिकट लेक क्या है? एक लगून है, LAGOON। पुलिकट लेक क्या है? एक लगून है। लगून क्या होता है कि जब एक बहुत ही बड़ा वाटर बॉडी है और इससे एक छोटी सी वाटर बॉडी अलग हो जाए और बीच में कुछ नेचुरल सोर्स आ जाए, जैसे लैंड आ जाए, कोई माउंटेन आ जाए, या थोड़ी क्लिफ आ जाए, या और क्या कहोगे आप, इस टाइप की चीजें आ जाएं, तो इसको क्या कहते हैं? लगून्स कहते हैं। तो पुलिकट लेक क्या है? एक लगून है। मतलब ये इसके साथ मिली हुई नहीं है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे है। अब ब्रॉडली अगर हमको इसको डिवाइड करना पड़े, किसको? ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया को डिवाइड करना पड़े, तो हम केवल दो हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे ब्रॉडली, ध्यान रखना। सबसे पहला होगा हमारा नॉर्दर्न सरकैरस। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका? नॉर्दर्न सरकैरस। नॉर्दर्न सरकैरस को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तरी सरकारी। एक्चुअली जहां पर हिंदी का कोई वर्ड होगा जिसका मीनिंग आपको शायद थोड़ा ढूंढना पड़े, मैं आपको बता दूंगा कि नॉर्दर्न सरकैरस को कहते हैं हम लोग उत्तरी सरकारी कहते हैं। और दूसरा क्या आता है? कोरोमंडल कोस्ट आता है। तो ये डिवीजन कौन करती है? लोग अलग अलग चीजें कहते हैं, पर बेसिकली ये डिवीजन करती हैं रिवर्स। कैसे करती हैं ये देखिए आप। सबसे पहले आती है ये महानदी रिवर।
ठीक है। महानदी रिवर कहाँ पर जाके अपना एग्जिट करती है बे ऑफ बंगाल में? ये करती है आपकी उड़ीसा में। तो ये आई आपकी कौन सी? महानदी रिवर। नंबर 1 पे आ गई महानदी रिवर। यहां से होगा शुरुआत। उसके बाद जो अगली रिवर इंपॉर्टेंट है वो आती है कृष्णा रिवर, ग्रैंडरी ऑफ साउथ इंडिया। कृष्णा रिवर आ गई। और जो तीसरा मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो रखना है कन्याकुमारी। अब अगर मैं कहूं कि महानदी से लेके कृष्णा रिवर, इसके बीच के डेल्टा को, इसके बीच की जो प्लेन है उसको मैं कहता हूं क्या? नॉर्दर्न सरकैरस या उत्तरी सरकारी। और दूसरा क्या है? कृष्णा रिवर से लेके कन्याकुमारी, ये इसको मैं क्या कहूंगा? कोरोमंडल कोस्ट कहूंगा। ठीक है, हो गया ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला नॉर्दर्न सरकैरस, दूसरा कोरोमंडल। नॉर्दर्न सरकैरस कहां से है? महानदी से लेके कृष्णा रिवर तक। और कोरोमंडल कहां पे है? आपका कृष्णा से लेके कन्याकुमारी तक। पर हमारी आदत, हम बाज नहीं आएंगे, चीजों को कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा बनाना हमारी आदत है। तो क्या होता है भाई जी कि जो जहां पे रहता है ना, वो उस जगह का अपने हिसाब से नाम रख देता है। जैसे आप स्कूल में जाते होगे तो आपका नाम कुछ भी होगा, रामलाल, श्यामलाल, जो भी है। पर घर में घर वाले प्यार से रामू, श्यामू, कुछ इस टाइप का कहते हैं। तो वही चीज इस ईस्ट कोस्ट के साथ भी हुई है कि वहां के रहने वालों ने इसका कुछ नामकरण कर दिया, रामू, श्यामू, जो भी कर दिया। अब वो नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, और जो भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम सब कुछ कवर करेंगे। तो देखते हैं कौन रामू कहता है और कौन श्यामू कहता है। ये वही आया, महानदी से लेकर कृष्णा के बीच का एरिया क्या हुआ? नॉर्दर्न सरकैरस। और कृष्णा से लेकर कोरोमंडल के बीच, कन्याकुमारी तक का एरिया क्या हो गया? कोरोमंडल कोस्ट हो गया। अब आते हैं रीजनल नेम्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय नाम क्या क्या है? तो ये हमने लिया है एक नया इंडिया का मैप, नीचे का ही है साउथ इंडिया का, जहां पे ईस्ट कोस्ट है। तो सबसे पहले क्या होता है, उड़ीसा की कहानी करते हैं कि ये जो उड़ीसा है ना, इन्होंने इसको बोल दिया क्या? उत्कल कोस्ट। UT KAL, उत्कल कोस्ट। और उत्कल कोस्ट कहां कहां पे, किस किस के बीच में है? तो उन्होंने कहा कि भाई जी यहां पे तो महानदी आ रही थी, सॉरी यहां कहीं पे महानदी आ रही थी, और महानदी के ठीक बाद में क्या पड़ रही थी? चिल्का लेक पड़ रही थी यहां कहीं पे। तो चिल्का लेक से शुरू होता है और कहां तक जा रहा है? कोल्लूरू लेक तक जा रहा है। नाम स्पेलिंग देख लेना इसकी, KOLLERU। उड़ीसा वालों ने अपना नामकरण कर दिया है कि हम तो इसको कहेंगे भैया उत्कल कोस्ट कहेंगे, हम नहीं कहेंगे नॉर्दर्न सरकारी, नॉर्दर्न सरकैरस या उत्तरी सरकारी हम नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? उत्कल कोस्ट कहेंगे। ठीक है, तुमने कह दिया, बहुत अच्छी बात है। कहां से शुरू हुआ? चिल्का लेक से शुरू हुआ और पुलिकट लेक तक, सॉरी कोल्लेरू लेक तक ये चला गया। अब आगे बढ़े हम, थोड़ा सा और आगे बढ़े। इसके बाद कौन सा स्टेट लग जाता है? ये लग गया आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र वालों ने कहा हम भी क्यों पीछे रहे। तो जो कोल्लूरू लेक है उसके बाद पुलिकट लेक तक, यहां कहीं पे क्या आई? कोल्लेरू लेक। और इसके बाद यहां पे क्या आया? पुलिकट लेक आई। तो उन्होंने कहा कोल्लूरू से लेके पुलिकट लेक तक हम इसको क्या कहेंगे? आंध्रा कोस्ट कहेंगे। ये हमारे यहां का कोस्ट है तो हम इसको क्या कहेंगे? आंध्रा कोस्ट कहेंगे। कहां से कहां तक? कोल्लूरू से लेके पुलिकट लेक तक। और पुलिकट लेक के बारे में एक चीज बहुत ध्यान से याद रखना कि इसके बगल में ही श्रीहरिकोटा है, जहां से हम क्या करते हैं? अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये कि श्रीहरिकोटा कहां पे है? आंध्रा में नियर पुलिकट लेक है। याद रहेगा। आगे बढ़े।
और यही जो एरिया है, कौन सा वाला, जो आंध्रा बेसिन है, यहां पर बेसिकली कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर का जो डेल्टा या बेसिन है वो यहीं पर बनता है। अब साउथ ऑफ आंध्रा, आंध्रा के साउथ में कहां से, पुलिकट लेक से शुरू कर जाओ। पहले यहां पर क्या आ गई थी आपकी, चिलिका लेक, फिर क्या आ गई थी आपकी, कोल्लूरू लेक, फिर आ गई थी पुलिकट लेक, और नीचे सबसे नीचे कौन सा पॉइंट था हमारा, कन्याकुमारी। तो यहां से यहां तक के एरिया को हमने क्या कह दिया, तमिलनाडु वालों ने, ये तमिलनाडु आ गया कि ये हमारा कोस्ट है, दिस इज तमिलनाडु कोस्ट, मजा करो। हमने कहा ठीक है भैया, मजा कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी बात है, मजा करना चाहिए। अब अगर हम इन दो कोस्ट को एक साथ कहें, किस किस कोस्ट को, आपके आंध्रा कोस्ट को प्लस तमिलनाडु कोस्ट को, इन दोनों कोस्ट को ही हम कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं। तो ये था रीजनल डिवीजन, एरिया वाइज डिवीजन, मतलब लोगों ने अपने, हम कहां पे रहते हैं, हम उस जगह को उसी हिसाब से हमने उसका नामकरण कर दिया, नॉमेनक्लेचर हमने उसका उसी हिसाब से कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आपको समझ में आ गया होगा। ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया था, किस किस में किया था, नॉर्दर्न सरकैरस एंड कोरोमंडल कोस्ट। बाद में रीजनल बेसिस पे हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। तीन पार्ट कौन से थे, उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट एंड तमिलनाडु कोस्ट। उत्कल कोस्ट कहां से शुरू हो रहा था, आपकी कौन सी लेक से शुरू हो रहा था, ये चिलिका लेक से शुरू हो रहा था, और कहां तक जा रहा था, कोल्लेरू लेक तक जा रहा था। फिर कोल्लेरू से पुलिकट लेक तक क्या आ गया था, आंध्रा जो है, और पुलिकट से कन्याकुमारी तक क्या आ गया आपका, तमिलनाडु। आंध्रा प्लेन्स और तमिलनाडु प्लेन्स को मिला दिया तो क्या हो गया, कोरोमंडल कोस्ट हो गया। यहां तक सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि इतना टफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम किस पे, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे। ये आपका क्या है, ये पूरा, ये जो है ना, ये पूरा ये एरिया, ये वेस्टर्न कोस्ट है। तो नीचे वाला पार्ट तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि क्या है। जहां पे ईस्ट कोस्ट खत्म हुआ वहीं से वेस्ट कोस्ट शुरू हो गया, तो इस जगह पे तो क्या होगा आपका, कन्या कुमारी, कुमारी नहीं, कन्या कुमारी। कंफ्यूज मत करना है, लड़के लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूं। तो यहां से शुरू होता है और ऊपर कहां तक जाता है, रन ऑफ कच्छ तक जाता है ये। तो यही हमने कहा कि वेस्टर्न कोस्ट क्या होता है, एक्सटेंड करता है कहां पे, यहां पे केरला से एक्सटेंड करता है और कहां तक जाता है, रन ऑफ कच्छ तक ये एक्सटेंड कर जाता है। अब इसके बाद लगभग इसकी लेंथ जो है वेस्टर्न कोस्ट की वो है 1500 किलोमीटर, और इसकी जो एवरेज विड्थ है, विड्थ यानी ये अगर मैंने बनाया था और ये मैंने दिया था, ये एवरेज विड्थ की बात कर रहा हूं मैं। तो ये कितनी होती है आपकी इसकी एवरेज विड्थ, अराउंड 65 किलोमीटर्स है। और ये सबसे ज्यादा वाइड कहां पे, नियर मुंबई, मुंबई के पास जाके ये सबसे ज्यादा वाइड हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखना कि ये वाला जो कोस्ट है, इट इज वाइडर देन दिस कोस्ट, मीन्स ईस्टर्न कोस्ट इज वाइडर देन वेस्टर्न कोस्ट। पूर्वी तट जो है वो ज्यादा चौड़ा है, ब्रॉड है, किससे, हमारे पश्चिमी तटीय मैदानों से। अब वेस्टर्न कोस्ट को भी हमने चार पार्ट में बांट दिया। वैसे तो तीन में ही बांटा था, पर फिर आखिरी में वही वाली बात, रामलाल को रामू कहना जरूरी है, तो चार पार्ट हो गए। पर वैसे तीन में बांटा था, पर चार में बांट दिया है। सबसे पहले जरा इनको समझ लो आप, बड़ा अच्छा है कि ये इंडिया का मैप था कुछ ऐसा करके, ऐसा ही कुछ है। तो ये जो ऊपर का एरिया है ये वाला, या फिर यहां पर कहूं तो
ये वाला। दिस इज द एरिया ऑफ रन ऑफ कच्छ। ये कच्छ का एरिया है। और अगर आप ध्यान दो फिर से एक बार कि ये एरिया 1 2 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? कच्छ पेनिनसुला। कच्छ प्रायद्वीप भी कहते हैं। वो लैंडमास जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप या पेनिनसुला भी कहा जाता है। दूसरा आता है आपका ये वाला पार्ट, गुजरात वाला। इसको हम कहते हैं काठियावाड़ पेनिनसुला। काठियावाड़ का पेनिनसुला, क्योंकि ये भी अगेन देखो तो 3 साइड से ये और ये पानी से घिरा हुआ है। तो जो 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया था उसमें से सबसे पहला पार्ट है वो क्या है? कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट। कच्छ और किसका? काठियावाड़ का कोस्ट। अब कच्छ और काठियावाड़ है क्या? ये हमारा गुजरात की साइड है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये पेनिनसुला, क्योंकि ये 3 साइड से क्या है? पानी से घिरा हुआ है। अ लैंड बॉडी विच इज कवर्ड विद वाटर फ्रॉम 3 साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। तो ये जो कच्छ पेनिनसुला है, एक तो ये आ जाता है इसमें, और दूसरा क्या आता है? ये आ गया आपका काठियावाड़ का एरिया। कच्छ एंड काठियावाड़ का एरिया। और यहां पर क्या लगती है? इस जगह पे आती है क्या? गल्फ ऑफ कच्छ आती है। और यहां पर क्या आती है? गल्फ ऑफ खंबात आती है। अगर मैं अपने मेन मैप में देखूं तो यहां पर मेरी गल्फ ऑफ कच्छ आ गई और यहां पर मेरी क्या आ गई? गल्फ ऑफ खंबात आ गई। तो हमारे पास 2 पेनिनसुला हैं। कहां पर? इस एरिया में। एक तो है कच्छ पेनिनसुला और दूसरा है अपना कौन सा? काठियावाड़ पेनिनसुला। अब हुआ क्या? पहले कहते हैं कि इंडस रिवर जो है वो यही कहीं से जाती थी, इसी ये जो निकल के अभी तो कराची के पास कहीं जा रही है, पर ये कराची के पास अब शिफ्ट हुई है। क्योंकि हुआ क्या? विद टाइम्स यहां पर सेडिमेंट, कच्छ एरिया में सेडिमेंट्स इकट्ठे करती गई और रिवर धीरे धीरे क्या होती गई? इधर की ओर शिफ्ट करती चली गई। तो ये जो कच्छ का एरिया है वो किससे बना हुआ है? इट इज मेड फ्रॉम द सेडिमेंट्स ऑफ कौन सी रिवर? इंडस रिवर। और यहां पर जो कच्छ पेनिनसुला है इसमें बहुत सारे क्या हैं? लगून्स हैं। लगून्स मैंने आपको बता दिया, अ वाटर बॉडी, स्मॉलर वाटर बॉडी जो एक बिगर वाटर बॉडी से थोड़ी सी क्या है? डिस्टेंस पे है, और बीच में कुछ भी आ गया, सैंड आ गया, मिट्टी आ गई, पत्थर आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसको लगून्स कहते हैं। अब क्या हुआ? वक्त के साथ बारिश कम होती गई और क्या हो गया? ये एरिया जो हो गया एरिड एंड सेमी एरिड हो गया। तो ये तो था आपका कच्छ का एरिया। ये हो गया आपका कच्छ का एरिया। दूसरा कौन सा था आपका? काठियावाड़ का एरिया। काठियावाड़ का एरिया कहां पे आता है आपका? ये आपका आया काठियावाड़ का एरिया। अब जो काठियावाड़ का एरिया है, काठियावाड़ के एरिया में ध्यान रखना गिर, जहां पर क्या मिलते हैं? टाइगर्स। काठियावाड़ इज फेमस फॉर गिर टाइगर्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या? कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट। तो कुछ चीजें मैप पे लेके आ जाते हैं। ये ऊपर कहां से शुरू हुआ? रन ऑफ कच्छ से शुरू हुआ और ये गया कहां तक? दमन एंड दीव तक गया। इस पूरे एरिया को हमने क्या कह दिया? काठियावाड़ कोस्ट कह दिया है। अब कुछ लोगों ने क्या किया है बाद में, अब कुछ कहते हैं कि ये जो थोड़ा सा एरिया है ना, ये वाला, इधर वाला, इसको गुजरात प्लेन्स भी कह देते हैं। जो इसके बाद ये जरा सा ये जो एरिया निकला, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? गुजरात प्लेन्स भी कह देते हैं, पर ये ज्यादा कहा नहीं जाता। बेसिकली आप ये ध्यान रखना कि रन ऑफ कच्छ से लेके दमन एंड दीव तक क्या पड़ता है आपका? काठियावाड़ कोस्ट पड़ता है। अब जो अगला मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जगह है, वो है गोवा। उसके बाद अगली जगह जो है वो क्या है आपकी?
न्यू मैंगलोर है जो अभी आएगी, देखते हैं। कोंकण कोस्ट, पहला क्या आ गया था आपका, कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट। दूसरा क्या आ गया, कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट कहां से शुरू होगा, वहीं से, यहां से, दमन एंड दीव से, और कहां तक जाएगा, गोवा तक जाएगा। ये देखो, सॉरी मैं वो कह रहा हूं, आपका न्यू मैंगलोर तक जाएगा। गोवा तक तो एक और डिवीजन होगा जो हम लास्ट में कवर करेंगे। तो अब तक 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो आपके याद करने की हैं। सबसे पहला क्या है, रन ऑफ कच्छ। दूसरा क्या है, दमन एंड दीव। तीसरा प्लेस याद रखना, क्यों याद रखने को कह रहा हूं ये बाद में बताऊंगा, गोवा। और चौथा है मंगलौर। तो दमन एंड दीव से न्यू मैंगलोर तक क्या पड़ गया आपका, कौन सा कोस्ट पड़ गया, कोंकण कोस्ट पड़ गया। इसके बाद जो तीसरा कोस्ट आता है वो आता है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट कहां से शुरू होता है, ये शुरू होगा आपका न्यू मैंगलोर से, और कहां तक जाएगा, वही नीचे कन्याकुमारी तक। ये आ गया। अब मैंने कहा था आपको गोवा की कहानी हम बाद में कवर करेंगे, तो ये कहानी फिर वही आ गई जो हमारी ईस्टर्न कोस्ट में भी, कि हम अपने एरिया के हिसाब से उस जगह का नाम रखना चाहते हैं। तो रख लो भाई, बीच की जगह थी गोवा, तो हमने क्या बोला कि गोवा से लेके कहां तक, न्यू मैंगलोर तक कौन सा कोस्ट हो गया, कर्नाटका कोस्ट हो गया। ये आया आपका। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं ये मैप बनाऊं तो सबसे पहले क्या आता है मेरा, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ के बाद क्या आता है मेरा, दमन एंड दीव। और इन दोनों के बीच का एरिया जो है वो क्या कहलाता है मेरा, कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट। उसके बाद जो दूसरा ब्रॉड डिवीजन, पहले मैं ब्रॉड की बात कर रहा हूं, वो है न्यू मैंगलोर। और इस बेल्ट को मैंने क्या कह दिया, कोंकण की बेल्ट या कोंकण प्लेन्स कह दिया। और यहां से तीसरी जगह आई कन्याकुमारी। यहां से यहां तक को क्या कह दिया मैंने, आपका मालाबार कोस्ट कह दिया। पर कौन नाराज हो गए, बीच के कुछ भाई लोग नाराज हो गए, तो मैंने बीच में एक ये पॉइंट खींच दिया, कौन सा, जो है ये गोवा। और गोवा से लेके न्यू मैंगलोर तक, ये इसको मैंने कह दिया ठीक है भैया ये कर्नाटक के कोस्ट पे लगा हुआ है, तो इसको लेके तुम खुश रहो, इसका नाम कर्नाटक कोस्ट रखो, जो चाहे आप वो रखो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसमें सब खुश। तो समझ गए आप, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला पार्ट कौन सा था, कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट। दूसरा क्या था, कोंकण। तीसरा मालाबार। पर कर्नाटक वालों ने थोड़ा सा दंगा किया, तो गोवा से न्यू मैंगलोर हमने क्या बना दिया, कर्नाटका कोस्ट। जाओ और खुश रहो, आबाद रहो, चाहे यहाँ रहो चाहे मलिहाबाद रहो। अब इस कोस्ट लाइन की इतनी सिग्निफिकेंस है क्या, हम इस कोस्ट लाइन को इतना पढ़ क्यों रहे हैं। ध्यान रखना, कोस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी कंट्री। आई थिंक यू डोंट नो दैट 90% ऑफ द ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड, इज कैरिड आउट ओनली एंड ओनली बाय सी। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर कुछ भी जा रहा है, अगर 100 रुपये की चीज़ जा रही है तो उससे 90 रुपीज़ या 90 रुपये की बात मैं थोड़ा गलत लिया, 90% चीज़ जो है वो सी रूट से जाती है, चाहे वो कोल हो, ग्रेन हो, ऑयल हो, इन सब के लिए सी रूट ही चलता है। तो जिसका ब्रिटिश लोग कहते थे जो सी में मजबूत वो हर जगह मजबूत, यही चीज़ फ्रांसीसियों ने भी शुरू की थी कि हमको सी में मजबूत होना है। आप सी में अगर किसी को रोक दो तो वो ट्रेड कर ही नहीं सकता। आजकल इंडिया भी अपने नीचे बहुत अच्छी घेराबंदी कर रहा है, देखते हैं कितनी सफलता मिलती है, भगवान ने चाहा तो जरूर सफल होंगे। तो कोस्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और दूसरी चीज़ क्या है, कोस्ट पे क्या इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत सारे क्या चाहिए, छुटके 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 बढ़ के पोर्ट चाहिए, जहाँ पे हमारे शिप्स आ पाएँ, लोड अनलोड करके वापस निकल जाएं। तो हमको क्या चाहिए, अच्छे हार्बर्स चाहिए, अच्छे पोर्ट्स चाहिए, ताकि हमारा ट्रेड जो है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह होता रहे।
तो सबसे पहली कहानी क्या है कि ये जो कोस्टल प्लेन है, ये वाला, अब इस साइड आपको याद होगा सब डेल्टा 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 बना रही थी, रिवर्स कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो ये जो एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो। छोटी 60-70 किलोमीटर की बेल्ट है पर बहुत ही ज़्यादा क्या है, फर्टाइल। यहाँ पर क्या आता है, जैसे हमने कृष्णा को क्या कह दिया था, ग्रैंडरी ऑफ साउथ इंडिया, क्या कहा था, नहीं कहा था अभी। तो यहाँ पर क्या है, मेजरली राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो पहली चीज क्या होगी, प्रोडक्शन ऑफ राइस, कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा जो मैंने आपको बोला, बिग एंड स्मॉल पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, अपने ट्रेड को अच्छे से चलाना है, किसी भी कंट्री को। जैसे नेपाल क्यों है बेचारा इस टाइम फंसा हुआ है, ये हमारा नेपाल है ना, ये फंसा हुआ है, इसके पास कोस्ट है ही नहीं। अब इसका सामान क्या होता है, दुनिया जहान में यहाँ या तो यहाँ पे उतारता है या फिर इधर कहीं पे उतारता है और वहाँ से फिर लैंड रूट से लेके जाता है। तो इंडिया को इसीलिए ज़्यादा धमका नहीं पाता है, नहीं तो कोशिश करता है कि इंडिया को धमका दे। है छोटा सा पर आजकल बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, दंगे कर रहा है भैया, बहुत दुखी करके रखा हुआ है आजकल इसने। पर इसके पास क्या नहीं है, पोर्ट नहीं है, कोस्ट लाइन नहीं है। और अगर ये वाया चाइना सामान लेके जाएगा तो उसको ये इतना महंगा पड़ेगा, इतना महंगा पड़ेगा कि आप ये लगा लो कि शायद जो 10 रुपये का चिप्स का पैकेट है वो इसको 30 या 40 रुपीज़ का पड़ेगा। चाइना ढंग से वसूली कर लेगा। फिर क्या हुआ, इसके बाद अगली चीज क्या हुई कि जो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स थी, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मिनरल ऑयल्स क्या किया, डिपॉजिट कर दिए, जो कि मरीन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, तेल निकालने के लिए, इन कोस्टल प्लेन्स पे ऑयल निकालने के लिए बहुत अच्छा है। फिर कोस्ट के आसपास और क्या हो सकता है, फिशिंग। बहुत जो हमारा जो फिशरी इंडस्ट्रीज़ है वो बेसिकली कहाँ पे है, यहीं पे ही है। इसलिए आपने सुना होगा कि जब भी तूफान आते हैं, हमारी कोस्ट लाइन बहुत रेगुलर है, हमें नुकसान होना है, तो हम बोलते हैं हमारे फिशरमैन प्लीज़ क्या करो, वापस आ जाओ, 2 दिन के बाद कैटरीना आने वाला है। कैटरीना आने वाली है कि वाला है, वाली है। क्यों सारे तूफानों का नाम लड़कियों के नाम पे रखते हैं? कोई लड़की अगर बताएगी तो थैंक यू वेरी मच, पर आप देखो कि ज़्यादातर तूफानों का नाम क्या है, लड़कियों के नाम पे रखा जाता है। कैटरीना, पता नहीं तूफान है कि नहीं है, बट नाम उसी के नाम पे रखा हुआ है। तो जब भी कोई तूफान आने वाला होता है, हम अपने फिशरमैन को पहले ही एडवांस में वार्निंग दे देते हैं कि आप सी में मत जाइएगा 2-3 दिन तक, क्योंकि क्या हो सकता है, आपकी जान माल को खतरा हो सकता है। तो ये सब हमारी क्या है, कोस्टल प्लेन्स की इंपॉर्टेंस है। और फिर इकोसिस्टम आता ही आता है। इकोसिस्टम क्या हुआ कि फिशेज होती हैं, हमको ये सब बचा के रखनी है। कोरल रीफ्स हैं, आपका ये जो लक्षद्वीप है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कोरल रीफ्स के ऊपर ही ये बना हुआ है। बहुत सारी क्या एस्चुरीज हैं यहाँ पर, लगून्स हैं, जैसे पुलिकट हुआ था, पुलिकट लेक थी, वो लगून था। तो इन सबको बचा के रखना है ताकि हमारा इकोसिस्टम, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बचा रहे। तो मुझे लगता है कि यही सब आपके कहाँ पर है, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया में है। ब्रॉडली देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड किया। अगर मैं कहूँ तो मेरी साइड से ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, आपकी साइड से उल्टा हो जाएगा, हम दोनों आमने सामने बैठे हुए। ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट को 2 पार्ट में बांटा, नॉर्दर्न सरकारी और कोरोमंडल। फिर एरिया वाइज बांटना है, वो हम बांट लेंगे, देखा जाएगा। जब हम आए इधर वेस्टर्न कोस्ट की ओर आए तो इसको हमने मेजरली 3 पार्ट में बांटा। कौन सा, कच्छ काठियावाड़, कोंकण, और तीसरा कौन सा था आपका, मलबार। पर कर्नाटक वाले ने थोड़ा सा झगड़ा किया था, लोग गोवा से लेके न्यू मैंगलोर तक कर्नाटक वालों को कहा तुम रख लो। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेड यहीं से होता है, प्रोडक्शन ऑफ राइस वगैरह यहीं पे होता है, मरीन लाइफ है, फिशिंग है, इस चक्कर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। देखें लगभग 43 मिनट का हो गया है, 43-44 मिनट का होगा। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था, मैं कोशिश करता हूं कि लेक्चर बड़ा हो पर अपने आप में जितनी चीज़ें आपको मैं समझाना चाहता हूं वो मैं आपको समझा दूं।
नहीं तो होता क्या है कि मिस करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये अगर ये लेक्चर मैं कह रहा हूँ यूपीएससी वाला देख ले या फिर जो क्लैरिकल एग्जाम में बैठ रहा है वो देख ले, उन दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेगा। आप वीडियो ये सोच के नहीं बना सकते कि ये इस सेक्शन वाला देखेगा या इस सेक्शन वाला नहीं देखेगा। इवन अगर क्लास 9th या क्लास 11th का बच्चा भी ये वीडियो देखे, अपने लाइफ के 45 मिनट्स इस वीडियो पे यूज़ करे, यूटिलाइज करे, तो उसको कुछ ना कुछ हासिल होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ हासिल हुआ होगा। अगर हासिल नहीं हुआ तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि हम ये चीज़ आपने छोड़ दी या इस चीज़ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और चाहिए, तो मैं एक अगला वीडियो उस चीज़ के ऊपर बनाकर डाल दूँगा। अगले वीडियो तक के लिए, जो कि आइलैंड ऑफ इंडिया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर।